नमस्कार, मैं हूं अली के अंकुर और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी के इस खास कार्यक्रम यानी कि सीधा सवाल में आज हम उस शख्सियत से बात करेंगे जिन्होंने लंबे समय से हिंदुत्व का झंडा लेकर के आगे बढ़े, राम मंदिर में आंदोलन में सबसे आगे रहे और विश्व हिंदू परिषद में अशोक सिंघल जी के साथ कदम से कदम मिलाते रहे। आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद जी मौर्य जी का स्वागत है। केशव मौर्य जी, इस समय जो सबसे बड़ी बात है कि जो चर्चा में है कि अमेठी और रायबरेली, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, जब उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें 2024 में जीतने के लक्ष्य को सामने रख करके भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक समर्थक चुनाव लड़ रहा है, तो अमेठी तो हमारी सीट हो ही चुकी है। रायबरेली भी अब भारतीय जनता पार्टी से दूर नहीं है। रायबरेली में भी कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी 80 में से जो रायबरेली बाकी थी वह भी जीतेगी। अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका तो ये कहना है कि अब की बात 7वें चरण के बाद 80 का दावा करने वाले लोग समुद्र पार हो जाएंगे। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी, एक बार नहीं, मेरा राजनीतिक दृष्टि से जब से प्रदेश की राजनीति में आने का मौका मिला है, 2014 का लोकसभा चुनाव अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तब हुआ था। हम 73 सीटें जीते थे। 2017 का विधानसभा चुनाव जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तब हुआ, हम 403 में से 325 सीटें जीते थे। 2019 में जब सपा बसपा, उस समय राष्ट्रीय लोकदल भी उनके गठबंधन का हिस्सा था, तब उत्तर प्रदेश में हमने 64 सीटें जीती। जब ये 400 पार का 2022 के विधानसभा चुनाव में नारा लगा रहे थे और खिसक करके कहां पहुंच गए यह देश दुनिया जानती है, तब भी इनके दावे को हमने देखा है। तो इनके दावे ये है कि 4 बार के दावे में 4 बार पराजय का चौका लगा चुके हैं। अब 5वीं बार फिर दावा कर रहे हैं। जब 5वां चुनाव बीत जाएगा, 6वां चुनाव आएगा तो फिर उसमें इसी प्रकार की हाकेंगे कि हम तो बस पूरा सुपड़ा साफ कर देंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि सपा हो रही है, सपा समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन रही है। अब सपा की साइकिल का यूपी की राजनीति में भविष्य समाप्त हो गया। आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हुई, तो 2014 में ही पंचर हो गई है। 17 में उसके टायर ट्यूब सब निकाल करके जनता ने बाहर कर दिए हैं। 19 में लोकसभा में कुछ पता ही नहीं चला है और 22 का विधानसभा चुनाव जब सत्ता में वापसी के दावे कर रहे थे, कहां पर लाकर के जनता ने खड़ा किया है। तो जनता समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी, दंगागर्दी, अपराधियों, माफियाओं के साथ रिश्तों को भली प्रकार जानती है। लोगों को सुशासन चाहिए, लोगों को विकास चाहिए, लोगों को सुरक्षा चाहिए, जो भाजपा दे सकती है सपा बसपा कांग्रेस नहीं दे सकती। लेकिन अखिलेश यादव बात हूँ क्योंकि आपके मेन राइवल के रूप में वही खड़े होते हैं बार। तो अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है, महिलाओं के साथ मतलब बड़ा अत्याचार हो रहा है, ऐसे उनके आरोप हैं। आंखों की जांच करा लें और अपने कार्यकाल के समय के अखबार और टीवी चैनलों में जो समाचार सार्वजनिक हो चुके थे उनको देख लें। जो छिपा लिए थे वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो सार्वजनिक हो गए थे उसको देख लें। तो ये कहने का नैतिक साहस तो श्री अखिलेश जी के पास नहीं होगा। एक सवाल, अभी आपने बात उठाई 80 में 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। राम भक्त तुलसीदास जी, रामचरितमानस के लेखक हैं, तुलसीदास जी का कहना है निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अगर विपक्ष होगा तो उसमें निंदा करेगा, तो आप ऐसे निंदक को क्यों नहीं रखना चाहते जो निंदा करे? नहीं तो क्या समाजवादी पार्टी चलाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है क्या? वह चुनाव लड़ रहे हैं अपने दल की ओर से। जनता अगर उनको समर्थन देगी तो उनका प्रत्याशी जीतेगा। अगर जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, कमल के फूल को खिलाना चाहती है, अपना और अपने आने वाली पीढ़ी का उज्जवल भविष्य चाहती है, विकसित भारत बनाना चाहती है, गरीब कल्याण के लिए जहां ईमानदारी से काम हो ऐसे भारत के लिए भाजपा के हाथ में देश सौंपना चाहती है, तो हमारा काम है भाजपा को मजबूत करना। हमारा काम सपा बसपा कांग्रेस को मजबूत करना नहीं है, ये उनके दल के लोगों का काम है। उनको सोचना चाहिए कि उनको सोचना चाहिए। ये एक बात, अभी नया मुद्दा अभी उभर के आया था कि प्रधानमंत्री जी ने तमाम मंचों से कहा, फिर अमित शाह जी ने कहा, गृह मंत्री जी ने कहा, फिर तमाम नेताओं ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। आरक्षण
नहीं, देखिए, ये कांग्रेस की नीति रही है। देश अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त हुआ। कुर्सी के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अलग पाकिस्तान, और पाकिस्तान बनने के बाद जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का पहरा लगा दिया, यानी भारत से उसको भी अलग करने का काम किया। कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की जन्मदाता है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के अम्मा की अम्मा है। कांग्रेस इस देश में घोटाले पर घोटाले पर घोटाले पर घोटाला किया, गरीबी हटाओ का नारा दिया और गरीबी को बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस मंडल आयोग, जिसमें ओबीसी का आरक्षण लागू करने की सिफारिशें थी, उसको अपने शासनकाल में लागू नहीं होने दिया, और जब वो आरक्षण लागू हो गया तो वोट बैंक की राजनीति के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अब धर्म के आधार पर संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इसकी कोई व्यवस्था नहीं दी है कि धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण दिया जाए। तो ओबीसी का, एससी का, एसटी का आरक्षण छीनने का नया तरीका कर्नाटक मॉडल निकाला है कि अगर उनको धर्म के आधार पर नहीं दे सकते हैं तो जो मुसलमान हैं उनको ओबीसी में शामिल कर दो, ओबीसी के आरक्षण में डाका डाल दो और उसको लूट करके और अपने वोट बैंक को सुपुर्द कर दो। तो ये गलत है, इस देश में यह बर्दाश्त नहीं करेगा। मुस्लिम जात में तो हमें लगता है कि ओबीसी जैसी कोई चीज नहीं होती, समाज सब सामान्य देखे जाते हैं। नहीं, जो ओबीसी मंडल आयोग की सिफारिश के अनुसार ओबीसी में है, हम तो उसका विरोध कर ही नहीं रहे। ये तो अलग से पीठ में भी फिर चूरा भोंक रहे हैं और पेट में भी चूरा भोंक रहे हैं। कांग्रेस का ये चरित्र है। उसकी बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, मैं भी वही बात कर रहा हूं। ये कर्नाटक एक मॉडल है, एक शुरुआत है। ये देश में ओबीसी का, एससी का, एसटी का आरक्षण लूट करके, डाका डाल करके, या उनको देना चाहते जो इनका वोट बैंक है। इनको मालूम है ओबीसी इनके हाथ से चला गया है, एससी इनके हाथ से चला गया है, एसटी इनके हाथ से चला गया है, सामान्य वर्ग इनके साथ है ही नहीं। तो अगर कांग्रेस मुक्त भारत बन रहा है तो इनके आचरण के कारण बन रहा है। अगर इन्होंने सत्ता में रहते हुए सबका साथ सबका विकास किया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी और माननीय सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, तीसरी बार मोदी सरकार नहीं बन रही होती। इन्होंने सत्ता में रह करके जब कुछ का साथ परिवार का विकास, कुछ का साथ मुस्लिमों का विकास, कुछ का साथ दंगाइयों का विकास, कुछ का साथ वोट बैंक का विकास, जब इस रास्ते को चुना, इसके कारण कांग्रेस इस बर्बादी के द्वार पर आकर खड़ी है। जब कांग्रेस इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है, इंडी गठबंधन की हवा निकल चुकी है, तीसरी बार मोदी सरकार के पूरे देश में एक आवाज निकल रही है। 4 जून 4 बजे 400 पार। ये आपकी बात आपने बताया। अभी आपने आरोप लगाया था कि कांग्रेस लगातार भ्रष्टाचार करती चली जा रही है। ऐसा ही आरोप राहुल गांधी भी लगाते हैं कि पूरे जो भाजपा के पास है तो वो केवल 22 उद्योगपति हैं, जिनमें 2 नाम प्रमुखता से गिनाते हैं। देखिए, सब कोई हवाई जहाज, ये तमाम आरोप लगते हैं। अभी श्री अखिलेश यादव जी का उदाहरण मैंने आपको दिया था, अब श्री राहुल गांधी जी का उदाहरण ले लीजिए। श्री राहुल गांधी जी 10 साल तक इस देश में सुपर पीएम थे। मनमोहन सिंह जी केवल नाम के पीएम थे। उनकी मम्मी, उनकी बहन और वह स्वयं, अगर देश का प्रधानमंत्री यानी उस समय मनमोहन सिंह जी ने 3 सिलेंडर का एक अध्यादेश जारी किया, उसको भी फाड़ करके किसने फेंका था? केशव प्रसाद ने नहीं फेंका था, भाजपा किसी कार्यकर्ता ने नहीं फेंका था, सुपर पीएम से राहुल गांधी ने फाड़ के फेंक दिया था। अब कितने चुनाव वो हार चुके? 2014 हारे, 2019 हारे, 2024 हारने जा रहे हैं। देश में कितने विधानसभा के चुनाव हुए? अभी कुछ महीने पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ इनसे हमने छीना है। मध्य प्रदेश में जहां ये वापसी के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, वहां हम और बड़ी विजय के साथ सत्ता में वापस आए हैं। तो और देश के कितने राज्यों में कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम किया है, ये छिपा हुआ नहीं है। इसलिए राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी जो इस प्रकार की बातें करते हैं, भ्रष्टाचार की बात मैं यह इसलिए कर रहा हूं, ये अपने पिताजी के द्वारा संसद में दिए गए बयान को जरा कार्रवाई से निकलवा करके, वहां के जो दस्तावेज उससे निकलवा करके पढ़ लें कि श्री राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए ये कहा था कि नहीं कहा था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा जिसके लिए भेजते हैं वहां पहुंचता है। अगर वो ये कहा था तो ये बात कहने का नैतिक बल श्री राहुल गांधी जी के पास नहीं है।
मेरे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में 52 करोड़ जनधन के खाते खोले, 10 साल में 34 लाख करोड़ रुपया भेजा, पूरा 34 लाख करोड़ लोगों के खाते में पहुंचा। अगर कांग्रेस की सरकार होती, इंडी गठबंधन की सरकार होती, तो 100 में से 15% अगर मान लो तो 5 लाख करोड़ लोगों के पास पहुंचता। 29 लाख करोड़ इनके बेईमानों के, दलालों के, डकैतों के, देश में भ्रष्टाचार की अम्मा कांग्रेस के पास पहुंचता। मैं इसलिए इस बात को कहता हूं। आपने भ्रष्टाचार की बात कही, वहीं पे अखिलेश यादव या राहुल गांधी, इन सबका ये आरोप है कि आप यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईडी और सीबीआई का उपयोग क्यों कर रही है एज इंस्ट्रूमेंट? अच्छा, अगर अभी मैं 2-3 दिन पहले देख रहा था झारखंड में ईडी ने छापा डाला और छापे में शायद 40 करोड़ या समय एग्जैक्ट अमाउंट नहीं, हाँ 35 करोड़ अगर कैश बरामद हो रहा है, और वह भी एक मिनिस्टर के ओएसडी के चपरासी के घर से बरामद हो रहा है, तो ईडी की छापेमारी गलत है। देश में स्ट्राइक रेट में एक दिन पढ़ रहा था ईडी का, मीडिया के माध्यम से, आप सबके माध्यम से हमने देखा था, तो उन्होंने लिखा था कि हमारा स्ट्राइक रेट 98% का है। अगर 100 छापे पड़े, उसमें 98 में कैश बरामद हो, घोटाले की जानकारी हो, भ्रष्टाचार का उजागर किया जा सके, और उस पर सवाल उठाना, या तो चोर के दाढ़ी में तिनका। मोदी जी ने कहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, जिसने भी देश को लूट के खाया है पाई पाई वसूल करके देश की भलाई में लगा दूंगा। वो काम होना चाहिए, वो बहुत बड़ी संख्या नहीं है, तो ऐसे लोग 1000-2000 की संख्या में है। यहां तक गिनाते हैं कि 80 करोड़ जनता का पैसा जो है वो बहुत गरीबी उसमें देखा, और बाकी पैसा जो है केवल 22 उद्योगपतियों के हाथ। लेकिन मैंने कहा ये कहने का नैतिक अधिकार न सिर्फ राहुल गांधी जी को है, या तो वो अपने पिताजी की बात जो उन्होंने संसद में कही थी, या तो उसका वो खंडन करें कि नहीं मेरे पिताजी झूठे थे, उन्होंने संसद में जो बोला है वो गलत बोला है। पहले ये बात, इसका जवाब दें, फिर उसके बाद ये बात करें। देश का उद्योग न बढ़े, देश में निवेश न आवे, देश में रोजगार के अवसर न बढ़े, देश भिखारी बन जाए पाकिस्तान की तरह, यही तो सिर्फ राहुल गांधी जी चाहते हैं। लेकिन देश अब भिखारी नहीं बनेगा, देश 5वीं अर्थव्यवस्था से 3री अर्थव्यवस्था बनेगा। 2047 तक मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनेगा, विश्व का नेतृत्व करेगा, सुरक्षित भारत, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। जो राहुल गांधी जी के अफवाह फैलाने से, गुमराह करने से, वह लक्ष्य से हम लोग भटकने वाले नहीं। आपने राहुल जी के नाम दिया तो राहुल जी पे याद आता है फिर से एक बार बैठी राहुल गांधी की संसदीय सीट हुआ करती थी लगातार लंबे समय से, अब क्यों वो वहां से नहीं लड़ रहे हैं? 2019 में अमेठी छोड़ के भागे हैं और 2029 में रायबरेली छोड़ के भाग जाएंगे, नहीं आएंगे। उनका कहना है कि मैं स्मृति ईरानी मतलब हमारे कद की नेता नहीं है, इसलिए मैंने नहीं, तो जो वो 2019 में वहां लोकसभा का चुनाव लड़े थे, वो श्री राहुल गांधी जी थे कि उनका रोबोट लड़ने गया था? कौन हारा था वहां से? उनके कद की नेता नहीं थी। 2019 में उनके खिलाफ क्यों लड़ा उन्होंने? ये मतलब बचकानी बातें। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता जिनकी आज मुंह छिपाने की स्थिति नहीं है, अमेठी के भगोड़े के रूप में जाने जा रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। एक बात है कि आपने जो शुरुआत की थी, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि मंदिर, राम मंदिर, और एक मंदिर बन गया, अब किसकी बारी है? कौन से मंदिर? तो मंदिर तो इस देश के, हम तो स्पष्ट कहते हैं कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, विरासत पर गर्व, और हमारी विरासत अयोध्या भी है, हमारी विरासत काशी भी है, हमारी विरासत मथुरा भी है, हमारी विरासत भगवान महाकाल लोक भी है, हमारी विरासत देश के सभी प्राचीनतम जो धार्मिक स्थल वो सब है, और उनका सबका विकास होना, वहां पर तीर्थयात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाएं होना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी के नाते हमारे 3 वैचारिक मुद्दे थे। अयोध्या में रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर, और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा, सामान्य नागरिक संहिता। सामान्य नागरिक संहिता लाने का 3री बार मोदी सरकार बनने के बाद पूरा करेंगे, इसका वादा किया गया। 4 जून के बाद कंफर्म है कि तो संकल्प पत्र, संकल्प का मतलब वो कोई घोषणा नहीं है कि गरीबी हटाओ का नारा दो और गरीबी मिटाने के लिए कुछ भी ना करो। और मोदी जी ने गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया, लेकिन 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर ला करके खड़ा कर दिया। ये काम करने की जब इच्छा शक्ति होती है कि ईमानदार एक गरीब माँ बाप का बेटा और देश की सेवा में लगता है, तो ईमानदार भारत भी बनाता है।
सक्षम भारत भी बनाता है, शक्तिशाली भारत भी बनाता है। मुझे याद है कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, आप चुनाव से प्रदेश अध्यक्ष थे, आप प्रदेश अध्यक्ष थे, और किस तरीके से आपने मेहनत की थी और मतलब उत्तर प्रदेश में, तो वैसी ही मेहनत इस बार भी मुझे लगता है आप लोगों द्वारा की जा रही है। हम लोग तो हर चुनाव में मेहनत करते हैं। जब देश के सामने कोई संकट आता है, समस्या आती है, तब सेवा करते हैं। जब चुनाव लड़ते हैं तो बूथ से लेकर के प्रदेश स्तर तक जितनी हमारी फौज है, हम सबसे बड़ी पार्टी प्रदेश की भी है, देश और दुनिया की भी है, तो हम उसके हिसाब से हमारी एक बड़ी संगठनात्मक टीम है, सबके लिए काम है, हर काम के लिए व्यक्ति है। और वह चुनाव जब घोषित होता तब हम नहीं तैयारी करते, तो हमारी तैयारी एक चुनाव संपन्न हुआ तो दूसरे चुनाव के लिए शुरू हो जाती है। एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। ये है कार्यशैली। साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी इच्छाएं पूरी हो, 4 तारीख के बाद धन्यवाद। विरासत रखी है।